देखो बेटा, सबकी रेडियस r है, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर होगा, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर होगा, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा। अब हमें पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास चाहिए, आइडेंटिकल है, फुटबॉल है। तो बेटा अगर मैं पहला जो मास है जो कि m1 मान लो, ये भी m के बराबर है, इसको m2 मान लो, ये भी m के बराबर है, इसको m3 मान लो, ये भी m के बराबर है। अगर मेरा इतना काम हो जाए कि मुझे बस इनकी लोकेशन पता लग जाए, इनके सेंटर ऑफ मास कहाँ पर, मेरा क्वेश्चन हो चुका है। ठीक, आइए सोच समझ के थोड़ा सा दिमाग लगा के करते हैं चीज़ों को। पहले जो आपका फर्स्ट मास है, कोऑर्डिनेट्स कहाँ पर होंगे इसके, इस कोऑर्डिनेट को फाइंड करते हैं बेटा, ये जिसको आप लोग जनरली r1 भी बोल देते हो। ठीक है, इसका पोजीशन वेक्टर बेटा यहाँ पर है। देखो जरा, आपका ओरिजिन से कितना चलोगे यहाँ पर, आप कहेंगे सर यहाँ पर रेडियस अगर r है तो r ही चलेंगे, ऊपर भी कितना चलोगे, r ही चलोगे। तो बेटा जो r1 है यानी कि पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ फर्स्ट फुटबॉल, फर्स्ट फुटबॉल का सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है, आप कहेंगे सर इट इज एट r, r पर है। z तो कुछ है ही नहीं, z में लिखिएगा x y प्लेन में ही है सब कुछ। तो बेटा r आप x डायरेक्शन में चलोगे, r ही आप y डायरेक्शन में चलोगे। बात समझ में आ गई, समझ में आ गई सर, आगे आ जाइए। क्वेश्चन में गलती होगी इसमें खूब ठीक ठाक। आगे बढ़ते हैं बेटा, यहाँ से यहाँ तक देखते हैं। जो m2 है इसका कितनी दूरी है, आप कहेंगे सर ये 1r 2r 3r। तो बेटा जो r2 है यानी कि कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सेकंड फुटबॉल, वो कहाँ पर है, x एक्सिस में कितना चले, r r और r 3r। जबकि y एक्सिस में कितनी हाइट पर है इसका सेंटर ऑफ मास, ये हाइट कितनी, आप कहेंगे तो रेडियस के बराबर है सर, इट इज नथिंग बट r। बरोबर, आप कहेंगे हाँ सर बरोबर है, बात तो समझ में आ गई। अब जरा तीसरे को कीजिए, जरा दिमाग लगाइए और सोचिए क्या होगी कहानी होगी तीसरे की। देखो जरा, थोड़ा सा डायग्राम हम बनाने की कोशिश करते हैं। अगर मैं इसके सेंटर को इसके सेंटर से मिला दूँ, ठीक है सर मिला देते हैं, ठीक। और ये लीजिए बेटा ऐसी कुछ कहानी, और ये लीजिए बेटा ऐसी कुछ कहानी, ठीक। और ज़रा ध्यान से देखो और देखो कि हमारा x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास कहाँ है, कौन सा कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट। जरा देखो बेटा, x कोऑर्डिनेट मतलब ये यहाँ पर कहाँ कट करिए, आप कहेंगे सर ये तो 2r जैसा लग रहा है। हाँ बेटा बिल्कुल सही है, तो r3 के कोऑर्डिनेट आ गए, एक तो आ गया 2r। इसकी हाइट कितना ऊपर है, आप कहेंगे हाइट का मतलब सर इसका y कोऑर्डिनेट मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की हाइट, ये दिस मच हाइट, जहाँ उसका सेंटर ऑफ मास लाई कर रहा है, दिस मच। ये कैसे निकाले सर, निकालते हैं बेटा, कोशिश करते हैं निकले कैसे, ठीक। जरा ध्यान से देखो, दिस इज r, हाँ जी सर। बेटा एक सेंटर से दूसरे सेंटर को मिला रहा हूँ, दिस इज r एंड दिस इज ऑल्सो r। ये बात समझ में आई सबको, ये जो है बेटा 2r डिस्टेंस हो जाएगी, सेंटर से सेंटर को मिला रहा हूँ, दो रेडियस हैं कि नहीं, आप कहेंगे हाँ बात तो सर सही है, एग्री, बरोबर। ये वाला एंगल देख लूँ मैं, आप कहेंगे ये वाला एंगल कैसे निकालोगे सर, बेटा निकाल सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री आपको यूज़ करनी आनी चाहिए, फिजिक्स पढ़ रहे हो, ट्रिग्नोमेट्री ठीक ठाक से आनी चाहिए आपको, ट्रिग्नोमेट्री इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, ये इसीलिए आपको स्टार्टिंग में सिखाया जाता है। तो इस एंगल को देखो बेटा, अगर मैं कहूँ ये एंगल थीटा है, टेन थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, आप कहेंगे टेन थीटा होता है सर, या साइन थीटा ले लेता हूँ मैं, साइन थीटा होता है सर अपोजिट साइड, या कह दीजिए उसको परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। ये अगर आपका राइट एंगल ट्राइंगल है तो बेटा अपोजिट साइड कितनी, r डिवाइड बाई इसकी हाइपोटेन्यूस कितनी, 2r। कितना आ गया, 1/2। मेरे ख्याल से सारे बच्चों को पता होगा साइन थीटा के लिए 1/2 किस एंगल पर आती है, आप कहेंगे चीख चीख कर आप गला फाड़ फाड़ के बोल रहे होंगे, 30 डिग्री पर होती है सर, एग्री, हाँ जी सर बात बरोबर है। अगर ये 30 डिग्री है तो क्वेश्चन अब हमारा हो चुका है, हो गया क्वेश्चन, हाँ जी बेटा क्वेश्चन आपका हो चुका है, ये मानिए आप। देखो जरा, अगर ये 30 डिग्री है, यहाँ तक की हाइट कितनी है बेटा, यहाँ तक की, आप कहेंगे दिस हाइट इज r, मुझे ये वाली हाइट बची कुछ ही मिल जाए तो क्वेश्चन पूरा हो चुका है मेरा। इन दोनों से ही मिलकर आपका y3 या आपका जो कोऑर्डिनेट है आपका y कोऑर्डिनेट ऑफ m3 मिल जाएगा। ये ब्लू वाली अगर हाइट मिल जाए तो आप कैसे निकाल सकते हैं, ये आपका हाइपोटेन्यूस है बेटा, इसका आप लोगों को ये पता होगा हाइपोटेन्यूस के जो अटैच साइड रहती है वो आपकी, और जिनके बीच में एंगल थीटा फंसा हुआ था वो कोस थीटा होता है। ये बात आप सब लोग जानते होंगे मेरे ख्याल से। तो ब्लू वाली जो हाइट होगी किसके बराबर होगी, आप कहेंगे 2r cos 30 के। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आई, सबको क्लियर है ये बेटा। ये वाली लेंथ मुझे पता कितनी है, 2r, मुझे ये वाली चाहिए दिस,
ये एंगल थीटा है, तो बेटा 2r का कोस थीटा होगी कि नहीं है, बराबर है, हाँ जी सर, ये वाली हाइट, दिस हाइट 2r cos 30, यानी cos 30 होता है बेटा 2r cos 30 होता है √3/2, 2 से 2 गया r√3। तो इसका y कोऑर्डिनेट कितना आ गया बेटा, r3 का y कोऑर्डिनेट r√3 नहीं आया बेटा, r√3 तो ये ब्लू वाला हिस्सा है, ये रेड वाला कितना r और आ गया। तो बेटा जो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी वो कितनी हो जाएगी, r + r√3। ये हल कैसे, कैलकुलेशन हमने हल किसी टफ करने से वो कर दिए हैं। कैलकुलेशन कंसेप्ट बिल्कुल ईजी है, कैलकुलेशन टफ है। कैलकुलेशन आप सेकंड क्लास से सीखते हो और सेकंड थर्ड से, तो अगर हल्की सी कैलकुलेशन टफ होती है उसमें रोना नहीं है आपको बिल्कुल भी, ठीक है। कंसेप्ट तो नया नहीं है ना, कंसेप्ट तो आसान ही है, कैलकुलेशन टफ कर रहे हैं, ठीक। तो आपका थर्ड वाले का y कोऑर्डिनेट आ गया, तो आप ऐसे कर सकते हो y3 बोल दो उसको, कितना आ जाए बेटा, r हाइट ये रही और प्लस ऊपर का r, दिस इज r, ये बार यहाँ से तक की r है बेटा, और बची कुछ ये रही आपकी r√3। तो बेटा y कोऑर्डिनेट कितना आ गया, आप कहेंगे y कोऑर्डिनेट आ गया सर r + r√3। बस तीनों कोऑर्डिनेट आ चुके हैं, क्वेश्चन हो चुका है, क्या ही बचा इसमें। मोस्टली ने गलत किया होगा, पूरी उम्मीद है मुझे, ठीक है। जल्दबाजी में क्वेश्चन को उड़ाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा पेशेंस रखिए। क्वेश्चन ये चिंटू मिंटू नहीं करेंगे, हम अच्छे लेवल तक क्वेश्चन आप तभी लेके जा सकते हो जब आपको छोटे क्वेश्चन आप सही से करोगे, ठीक है बेटा। छोटे छोटे क्वेश्चन आपको सलीके से करने हैं, तभी आप बात बनेगी। चलिए, इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा बेटा, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर मास, आप कहेंगे सर फॉर्मूला मुझे रट गया है, m1x1 + m2x2 + m3x3 डिवाइड बाई टोटल मास। टोटल मास m1 + m2 + m3। और अच्छी बात यह है सर तीनों आइडेंटिकल थी, आइडेंटिकल का मतलब एक जैसा, तीनों के मास होंगे सेम, तो बेटा ऊपर m कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या, इनके एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट कौन से हैं सर, पहले का ये रहा, दूसरे का ये रहा, तीसरे का ये रहा, इनको ऐड कर दो सिंपली, कितना हो जाएगा r + 3r + 2r डिवाइड बाई टोटल मास कितना हो जाएगा बेटा, m + m + m, सर 3m, m से m को मार दो, ऊपर सम करेंगे 2 और 3 5 और 1 6, 6r डिवाइड बाई 3 यानी कि 2r। तो सेंटर ऑफ मास लाई करेगा 2r दूरी पर, ठीक है बेटा, 2r दूरी पर, बरोबर है, बरोबर है। सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट। इसी तरह से y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, आप कहेंगे यहाँ पर m1 y1 ये सब करेंगे, हाँ ठीक है, तीनों मास सेम है तो मास को कॉमन ले लूँ, यहाँ पर बचेगा बस y1 + y2 + y3 और नीचे आपका 3m आ जाएगा, सीधा डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, एक m से एक m मारा गया, 1/3। इनके सबके y कोऑर्डिनेट ऐड कीजिए। y कोऑर्डिनेट कहाँ पर है सर, इसका जो सेकंड वाला पॉइंट होता है y कोऑर्डिनेट तो होता है कितना, r, यहाँ पर भी r, और यहाँ पर कितना बेटा r + r√3, कर लीजिए ऐड इनको, तो r + r + r + r√3, 1 2 3, 1/3, r कॉमन ले सकते हो, r को बाहर पटक दो उठा करके, r बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा बेटा 3 + √3, चाहे तो ऐसे ही छोड़ दो, हो सकता है आपका आंसर ऐसे ही दे रखा हो सकता है 3 को अंदर भेज दिया गया हो, दोनों पॉसिबिलिटी है। कितना आ जाए बेटा 1 + 1/√3, ठीक है, दोनों ही सही है, किसी भी तरह आपका रिप्रेजेंटेशन हो सकता है। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई है बेटा। आप इस बात को समझने की आपको ज़रूरत है बेटा, हमें मोर यू विल स्वेट ड्यूरिंग द पीस, लेस यू विल ब्लीड ड्यूरिंग द वॉर। अभी शांति के समय अगर मेहनत ज़्यादा कर लोगे, पसीना ज़्यादा बहा लोगे, तो बेटा युद्ध के टाइम पर खून कम बहाना पड़ेगा। अभी मेहनत अच्छे से कर लोगे तो एग्ज़ाम अच्छे से निकल जाएगा बड़े सलीके से। अभी मैथ से बच्चों कि अरे यार ये तो √3 आ गया, ये तो डिफ़िकल्ट हो गया, अभी से भागना शुरू कर दोगे इनसे, तो बेटा फिर एग्ज़ाम में परेशानी होगी। तो बेहतर है हम अब इससे अपने आपको इतना मजबूत करके चलेंगे, क्वेश्चन हमसे हो जाएं सारे के सारे, ठीक है। मेरे ख्याल से आप सबने ये क्वेश्चन लिख लिया है और कर लिया है। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग पढ़ सकते हैं। अब क्वेश्चन को अब हम इनकी एप्लीकेशन की तरफ बढ़ते हैं, एप्लीकेशन की तरफ। मैंने आप लोगों को बताया था बेटा
अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, अगर कोई फोर्स बाहर से नहीं है, तो बेटा फिर ना आपका सेंटर ऑफ मास हिल नहीं सकता। अगर वो शुरुआत में रेस्ट में था तो, अगर सेंटर ऑफ मास स्टार्टिंग में रेस्ट में था और बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं, तो सेंटर ऑफ मास हिलेगा नहीं। आराम, ये न्यूटन्स का आपका लो ही लगा रहा हूँ मैं, सेकंड लो ही लगा रहा हूँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड इन्हीं लो को इस्तेमाल करेंगे हम। आइए क्वेश्चन को अलग तरीके से पिरोते हैं, अलग तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। जो लोग लिख रहे हैं बेटा लिख लीजिए, मैं इसको थोड़ा छोटू कर देता हूँ। जो लोग लिख रहे हैं लिख लीजिए इसको। आइए क्वेश्चन को थोड़ा सा रंग बदलते हैं क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा, दो पॉइंट्स मासेस हैं बेटा, ठीक है, कुछ दूरी से सेपरेट किए गए थे। ठीक, क्वेश्चन कह रहा है इफ टू पॉइंट मासेस, मैं सीधा बता देता हूँ बेटा, एक पॉइंट मास यहाँ पर है, एक पॉइंट मास यहाँ पर है m2। ठीक, इनके बीच में शुरुआत में कुछ दूरी रही होगी, मान लेता हूँ लेट इट बी डिस्टेंस बिटवीन देम इज लेट इट बी r, मान लेता हूँ इनके बीच की दूरी r थी। ठीक, अब मेरा क्वेश्चन ये है, अगर मैं m1 मास m1 को शिफ्ट कर दूं कुछ, ठीक है, लेफ्ट में या राइट में, मान लेता हूँ इसको मैं लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर देता हूँ। कितना शिफ्ट कर देता हूँ, लेट इट बी आई हैव शिफ्टेड दिस बाय डिस्टेंस, मैं m1 को उठा करके बेटा लेफ्ट की तरफ यहाँ पर ले आता हूँ। ठीक है, कितनी दूरी पर, आप कहेंगे लेट इट बी, ये जो दूरी है बेटा ये r1 शिफ्ट कर दिया। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि बेटा ये जो दूसरा मास है जो कि m2 है, m2 को मैं कितना शिफ्ट करूं और किस डायरेक्शन में शिफ्ट करूं कि आपका सिस्टम का सेंटर ऑफ मास अपनी जगह से ना हिले। सर कैसे कैसे सर, फिर से मैं रिपीट करता हूं। मैंने बेटा पूरा आपका सिस्टम था पहले शुरुआत में, यहाँ तक का सिस्टम था m1 और m2 से मिलकर बना हुआ था। ठीक, कहीं इनका सेंटर ऑफ मास रहा होगा, सही बात है सर। मैंने क्या किया बेटा, मास m1 को लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर दिया, कितनी दूरी पर, r1 दूरी पर। मेरा क्वेश्चन ये है बेटा, अगर m1 को r1 दूरी पर शिफ्ट कर दिया है, मैं m2 को किधर शिफ्ट करूं और कितना शिफ्ट करूं सो दैट इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास अपनी जगह से ना हिले। ये क्वेश्चन है सर, थोड़ा लैंग्वेज की फॉर्म में लिख दो, मैं लिख देता हूं बेटा। इफ टू मासेस m1 and m2 are separated by distance r, if m1 is shifted to left by distance r1, r1 शिफ्ट कर दिया, along line joining m1 and m2, find the shift in m2, m2 में कितना शिफ्ट होगा वो आपको बताना है, so that center of mass do not move, सेंटर मास अपनी जगह से हिलना नहीं चाहिए, जहां पहले था वहीं अब भी होना चाहिए। सोचिए, थिंक। करो फटाफट से।
मैं करने जा रहा हूँ बेटा। आप लोगों ने कुछ कुछ के साथ आंसर आ भी गए हों। ओके, एक बच्चे का आंसर आ गया है, कई सारे बच्चों का आंसर आ गया है बाय द वे, कई सारे बच्चों के आंसर आ गए हैं। नहीं बेटा जावेरिया, आपका आंसर गलत है। हाँ, कुछ बच्चों ने कहा कि राइट की तरफ शिफ्ट करेंगे, ये बात आपकी सही है। काफ़ी सारे बच्चों ने कहा कि सुहान ने भी कहा सर राइट की तरफ करेंगे। ओके, धनसांडे ने कहा है, अमितांशु ने कहा है, अनुष्का ने भी कहा है, प्रसिक आपका गलत आंसर। आ जाइए, देखो बेटा करते हैं। आप चाहते हो कि सेंटर ऑफ मास अपनी जगह से हिले ना, ठीक। तो पहले तो ये बात समझ लेते हैं कि हमारा शुरुआत में सेंटर ऑफ मास कहाँ रहा होगा। मान लेता हूँ शुरुआत में आपका ये जो m1 था, इसको कुछ भी आपको एज्यूम करना है, जो आपका मन करे वो एज्यूम कीजिए। मैं मान लेता हूँ कि आपका जो सेंटर ऑफ मास था बेटा, सॉरी सेंटर ऑफ मास नहीं, आपका जो मास m1 था इनिशियली ये ओरिजिन पर है, मान लेता हूँ मैं, इसमें क्या दिक्कत वाली बात है। ये लो बेटा, शुरुआत में 0 0 पर रखा हुआ था, ठीक। ये m2 के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, आप कहेंगे r,0, एग्री, बराबर। तो शुरुआत में इनिशियली सेंटर ऑफ मास कहाँ था, इनिशियली पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कहाँ थी, आप कहेंगे सर ये इस सब की तो जरूरत भी नहीं, आप एकदम फटाक से बता सकते हैं हम। तो कैसे, अगर मैं कहूँ कि ओरिजिन से यानी कि m1 से कितनी दूरी पर होगा, आप कहेंगे r1 दूरी पर होगा, विच इज नथिंग बट दूसरा मास कौन है, m2 डिवाइड बाय दोनों का सम m1 प्लस m2 इनटू इनकी बीच की दूरी कितनी r। यही था सेंटर ऑफ मास शुरुआत में, हाँ जी सर यही था, ठीक है। इनिशियली सेंटर ऑफ मास r1 दूरी से पर था, यहाँ पर था, एग्री, आप कहेंगे हाँ सर। बाद में भी सेंटर मास यही होनी चाहिए, सेंटर मास से हिल ना जाए बिल्कुल भी, चाहे जो हो जाए, धरती इधर से उधर जाए, लेकिन सेंटर मास अपनी जगह से ना हिले, ठीक है। मैंने क्या किया बेटा, m1 को लेफ्ट की तरफ, बाद में अगर मैं देखूं बेटा बाद की कहानी क्या है, बाद की कहानी क्या है, आफ्टर शिफ्ट, जब मैंने शिफ्ट कर दिया है तो सेंटर ऑफ मास अब कहां पर हो जाएगा, मुझे वहीं पर चाहिए जहां था पहले, हाँ जी सर। मैं मान लेता हूं लेट इट बी जो m2 है बेटा, उसको शिफ्ट कर दिया मैंने इधर की तरफ x से, x की ही वैल्यू मुझे चाहिए जिससे सेंटर ऑफ मास ना हिले। आफ्टर देखते हैं बेटा बाद में क्या कहानी हुई, बाद में भी सेंटर ऑफ मास का जो कोऑर्डिनेट होगा वो यही होना चाहिए, एग्री हो। वाई एक्सिस में तो कुछ है नहीं, तो सारी चीज़ एक्स एक्सिस में, हाँ जी सर यहीं पर होना चाहिए, कहाँ पर, m2 इंटू आर डिवाइड बाई m1 प्लस m2 पर। अच्छा, सेंटर ऑफ मास नया कहाँ पर होगा, आप कहेंगे सर मास m1 तो लेफ्ट की तरफ खिसक चुका और लेफ्ट की तरफ जा चुका है, तो इसके कोऑर्डिनेट कौन से हो जाएंगे, इसको मैं सिंपली r ऑफ सेंटर ऑफ मास लिखता हूँ, r1 नहीं, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे m1 के। अब आप कहेंगे सर इसके कोऑर्डिनेट हो चुके हैं, अब 0 0 नहीं रहे, इसके कोऑर्डिनेट कितने हो गए, -r1,0, ये हो गया, एग्री हो। ये बात समझ आई कि नहीं, मैं इस बात को भी हटा देता हूँ यहाँ से, ये बताइए मुझे समझ में आई कि बात नहीं। m1 मास, r1 डिस्टेंस लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हुआ है, ठीक है। अब सेंटर, और मैंने मान लिया है कि आपका जो m2 है x डिस्टेंस राइट की तरफ शिफ्ट हुआ है, ठीक है सर। अभी भी सेंटर मास जहां था पहले ही होना चाहिए, जहां पर पहले था फर्स्ट इक्वेशन में, यहीं पर होना चाहिए इसका कोऑर्डिनेट, ठीक है। फिर से मैं फॉर्मूला यूज करूंगा, m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, बराबर, आप कहेंगे हाँ। और इस ये किसके बराबर होना चाहिए, जहां पर पहले वाला था यहीं, हिलना नहीं चाहिए सेंटर मास में से, ठीक है। m1 लिख लिया, x1 इसका x कोऑर्डिनेट, आप कहेंगे सर इसका x कोऑर्डिनेट माइनस का r1 है, बराबर, प्लस m2 इसका x कोऑर्डिनेट आपका है सर, आपने मान लिया था कि ये राइट की तरफ शिफ्ट हुआ है, अगर x की वैल्यू पॉजिटिव आई तो बेटा राइट की तरफ शिफ्ट हुआ, अगर x की वैल्यू नेगेटिव आई तो ये लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हुआ है। अब देख लेंगे x की वैल्यू क्या आएगी। अब आपका m2 पहुंच चुका है बेटा इकड़े, यहाँ पहुंच चुका है m2, तो m2 का कोऑर्डिनेट कितना, r तो पहले से ही था और x और ऐड हो गया, तो r प्लस x बोल दो, आप कहेंगे हाँ जी सर, डिवाइड बाई m1 प्लस m2, एग्री हो। नए सेंटर ऑफ मास की लोकेशन ये रही, और ये किसके बराबर होनी चाहिए, जहां पर पहले वाले की लोकेशन थी अभी भी वहीं पर होनी चाहिए। इस वाले को फर्स्ट वाले के इक्वल कर दो इसके, आप कहेंगे हाँ जी सर कर दो, m2 इंटू आर डिवाइड बाई m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 से m1 प्लस m2 मारा गया, कट्टम पुट्टा खेल लो, माइनस का m1r प्लस m2r प्लस कितना जाएगा बेटा, m2 इंटू एक्स इक्वल टू m2 इंटू आर, बराबर है, बराबर है, बराबर है, बराबर सर। मुझे क्या चाहिए था सर, x चाहिए था, x के लिए कितनी आ गई बेटा, m2x इक्वल टू m1 इंटू आर, यानी x कितना आ गया बेटा, m1 अपॉन m2 इंटू आर, इतना शिफ्ट होगा। x कैसा है पॉजिटिव,
इट इज पॉजिटिव, इसका मतलब क्या है, राइट शिफ्ट हुआ, राइट की तरफ शिफ्ट हुआ है। और कितना शिफ्ट होगा, इतना m1/m2 × r, इतना इसको शिफ्ट होना पड़ेगा। मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई होगी। किसी बच्चे को डाउट डिफिकल्टी हो तो पूछ